हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 22 मार्च 2017। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। फर्स्ट इज बिम्स्टेक एंड सार्क। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। थर्ड इज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। देन आफ्टर दैट इंडियन स्लॉथ बियर। देन नेक्स्ट इज रिवर एज लीगल एंटिटी। आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन लिमिट। सेकेंड लास्ट इज रिवर डिस्प्यूट्स एंड स्टेट्स। एंड लास्ट इज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक एंड सार्क। तो ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड नेपाल। आप चाहो तो पॉज करके ना ये ऑप्शंस देख लीजिए और मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 5। मतलब श्रीलंका है, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल है। मालदीव जो है वो सिर्फ सार्क का मेंबर है, बिम्स्टेक का नहीं है। ओके, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये डी आंसर है और ये न्यूज़ थी पीआईबी की, कॉल ऑन पीएम बाय बिम्स्टेक नेशन सिक्योरिटी चीफ्स। जी, ये बिम्स्टेक के सिक्योरिटी चीफ जो है उनका बिम्स्टेक का पहला मीटिंग हुई है। तो ये न्यूज़ थी और यहाँ पे आप देख लीजिए बांग्लादेश जो है वो दोनों का कॉमन मेंबर है, भूटान भी है, इंडिया ऑब्वियसली दोनों का मेंबर है, नेपाल भी है और श्रीलंका है। बाकी बिम्स्टेक के दो मेंबर कौन से हैं, तो म्यांमार है एंड थाईलैंड है। और सार्क के बाकी तीन मेंबर कौन से हैं, तो मालदीव है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मालदीव म्यांमार में। मालदीव सार्क का है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिए जाए क्योंकि बिम्स्टेक और सार्क ये जो दोनों है ना, पिछले साल बहुत ही न्यूज़ में था, उरी अटैक और उसके बाद ब्रिक्स समिट के दौरान। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले ये एक स्लाइड थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको प्रिंट स्क्रीन कर लीजिए। क्योंकि इसमें ना देखिए हमारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया के, उसके सभी के बारे में एक क्रिस्प इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे IORA, फिर मेकोंग गंगा, बिम्स्टेक, एशियान, सार्क, ब्रिक्स एंड SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये मुझे अच्छा लगा, मैं जब ये क्वेश्चन बनाते वक्त ढूंढ रहा था तब मुझे ट्री डायग्राम मिल गया। चाहे तो आप इसे सेव कर सकते हो। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट APTA, प्रीवियसली नोन एज बैंकॉक एग्रीमेंट। तो APTA को पहले बैंकॉक एग्रीमेंट इस नाम से जाना जाता था। Then third is signed in 1975. It is the oldest preferential trade agreement between countries in the Asia Pacific region. ये सेकंड स्टेटमेंट है कि ये ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। कब साइन किया गया था? 1975 में। और कहा कौन से रीजन का? तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये एग्रीमेंट है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड क्या है? तो इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ APTA। तो APTA का इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। 1, 1, 2, 2, 3 एंड ऑल। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज APTA को पहले बैंकॉक एग्रीमेंट से जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता था। बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, दैट इज ये जो बैंकॉक एग्रीमेंट था ना, ये 1975 में साइन किया गया था। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया था 2005 में, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट इस नाम से। ये ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। और किस रीजन के लिए? तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। और ये जो है ना, इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, ये बात इनकरेक्ट है। क्योंकि इंडिया जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर है, दैट इज वो 1975 से इसका पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। तो ये न्यूज़ थी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफर द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड फॉर एशिया पैसिफिक। ये दोनों जो बातें हैं वो हमने बता दी पहले ही एक्सप्लेनेशन में। तो इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये जो इसके कंट्रीज है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया एंड श्रीलंका। ये इन देशों के बीच में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन मेजर्स अपनाने हैं और साथ ही साथ इनको कंट्रीब्यूट करना है टू इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग। ये है APTA का ऑब्जेक्टिव, मतलब इंट्रा रीजनल ट्रेड इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग ये करना है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरलाइज मेजर्स अपनाने हैं। और बाकी क्या है? तो APTA जो है ना वो किस इसका मेंबर कौन हो सकता है? तो जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक के जो कोई भी मेंबर है, वो कोई भी देश APTA में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो है ना, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यही इसका एज ए सेक्रेटरिएट भी काम करता है। ओके, तो ये 7 पार्टिसिपेटरी स्टेट है, कौन कौन से? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया एंड श्रीलंका।
तो देख लेते हैं ये मैप में कहाँ पे है। आप इम्पोर्टेंट जो है वो तो जानते ही होंगे, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये चाइना, यहाँ पे मंगोलिया, ये यहाँ पे है साउथ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया यहाँ पे है सैमसंग कंपनी। और लास्ट जो है वो लाओस था, ये यहाँ पे। लाओस जो है ना, ये इनको CLMV कंट्रीज नाम से जाना जाता है, दैट इज कंबोडिया, CL लाओस, M म्यांमार एंड वियतनाम, CLMV। ये क्या है, तो ये आसियान जो ग्रुप है ना, यहाँ पे ये आसियान ग्रुप के मेंबर है, और कंपैरेटिवली ये इनसे वेल्थ में कम है, मतलब थोड़े अमीर नहीं है इतने बाकी एशियन कंट्रीज की तरह, तो इनको CLMV कंट्रीज नाम से जाना जाता है। सो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो INO इज अ particle physics research project under the construction to primarily study the atmospheric neutrons near थेनी तमिलनाडु। मतलब ये थेनी तमिलनाडु में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है आयनो का, और ये क्यों है, तो प्राइमरीली स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज। ओके, next statement is the project is multi-institutional collaboration and one of the biggest experimental particle physics project undertaken by India। तो ये इंडिया का एक बिग प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है मधीकेतन शोला नेशनल पार्क इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला was just 5 kilometers from proposed project site, so project is put on hold by सुप्रीम कोर्ट। मतलब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, तो ये मधीकेतन शोला नेशनल पार्क जो है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला का, ये थोड़ी दूर पे होने की वजह से इस पार्क को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अभी के लिए। ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। ओके, तो हमें कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। तो ऑप्शन दिए गए 2 3, 1 2 3 एंड ऑल। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये तमिलनाडु थेन्नी में इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि ये इस पर्टिकुलर एरिया का, एरिया नहीं, इस पर्टिकुलर फील्ड का ये हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है ना वो भी यहाँ तक करेक्ट है कि ये इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये पार्क है, ये पास है इस आयनो से। सो इसको अभी स्टे लगाया गया है, लेकिन स्टे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं, तो सदर्न विंग जो है हमारे एनजीटी का, उसने लगाया है। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर हो जाता है C3 ओनली। ये न्यूज़ थी ग्रीन नॉट टू न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट सस्पेंडेड बाय एनजीटी। और आपको न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के बारे में और अगर अच्छे से पढ़ना हो ना, तो ये एक सर्च कीजिए, गोइंग ऑल आउट फॉर न्यूट्रिनो रिसर्च। ये जो आर्टिकल था ना, ये द हिंदू में आया था कुछ लगभग 2015 में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिखा किसने था, तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम सर। तो उन्होंने जून के मंथ में, 2015 के जून में ये लिखा था, और फिर हम वो हमारे बीच नहीं रहे बाद में। तो ये न्यूट्रिनो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए 2002 का जो नोबेल प्राइज था वो भी इसी फील्ड के काम के लिए दिया गया था। और बाकी जो है वो न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या है, तो एनजीटी ने पहले ना एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इस आईएनओ प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया था। लगभग है ना, ये आय न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो लगभग 1990 से हमें स्टार्ट करनी थी, लेकिन क्लियरेंसेस की देरी की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस दे दिया अभी, तो अब एनजीटी ने यहाँ पे स्टे लगा दिया है। तो रीज़न क्या दिया है कि ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था, ये थर्ड ऑप्शन था मधीकेतन शोला नेशनल पार्क, ये इसके पास है, इस वजह से ये इस पे स्टे लगा दिया। और अब आज की ये न्यूज़ है कि जो आईएनओ है ये कह रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ये नेशनल पार्क और इंटरस्टेट बॉर्डर पे है या नहीं, जीआईएस की हेल्प लेके। जीआईएस क्या है, तो ये ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मतलब यहाँ पे फिर एक मुद्दा हो जाता है कि डेवलपमेंट वर्सेस नेचर, इस या जो हमारा एक प्रॉब्लम है, तो हमें क्या पहले, मतलब किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, डेवलपमेंट देखना है, या मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट देखना है, या फिर आपको नेचर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ये प्रॉब्लम में अगर कुछ पूछा जाए तो इसका भी आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हो। सो देख लेते हैं अब न्यूट्रिनोज क्या है। अगर आया है सवाल तो देख लेते हैं। न्यूट्रिनो है ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, हाफ इंटेजर स्पिन दैट इंटरैक्ट्स ओनली वाया वीक सब एटॉमिक फोर्स एंड ग्रेविटी। मतलब है ना, एटम के ना ऐसे दो स्पिन होते हैं, एक ऐसे अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। ये तो हमारे लिए मतलब इतना डिटेल में हमें यूपीएससी नहीं मांगता, लेकिन हम देख लेते क्या है। द मास ऑफ न्यूट्रिनो इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अदर नोन एलिमेंट्री पार्टिकल्स
और इसका मास बहुत ही कम होने की वजह से भी इसका नाम ये न्यूट्रिनो है। मतलब क्या, तो फर्स्ट क्या है, तो इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और कम मास होने की वजह से इसको इनो मतलब न्यूट्री इनो ऐसे इस नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है ना, ये न्यूट्रिनो का सिंबल है, और ये एंटी न्यूट्रिनो का, ये वी पे बार ऐसे। और न्यूट्रिनोस टिपिकली पास थ्रू नॉर्मल मैटर अनइम्पेडेड एंड अनडिटेक्टेड। मतलब ये किसी भी मैटर से पास हो जाते हैं और डिटेक्ट नहीं हो सकते। ओके, सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी वाज क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन स्लॉथ बियर? इंडियन स्लॉथ बियर की प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी सेंचुरी एक्सक्लूसिवली बनाई गई थी? सो ए इज दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी इज दारोजी सेंचुरी, एंड डी इज नन ऑफ दी अबाउ। तो इसका आंसर जो है ना वो है सी, दैट इज दारोजी सेंचुरी जो है वो स्लॉथ बियर के लिए प्रोटेक्शन के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई गई थी। ये है स्लॉथ बियर। ये न्यूज़ थी, स्लॉथ बियर एस्केप्स फ्रॉम बन्नेरघट्टा पार्क। जी ये जो है ना स्लॉथ बियर, इसको लेबिटेड लैबिएटेड बियर इस नाम से भी जाना जाता है, स्पीसीज के नाम से। ये जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए नेटिव है स्लॉथ बियर। ओके, और ये अभी है ना IUCN द्वारा वल्नरेबल स्टेटस इसको दिया गया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो है ना इसका इसकी खाल के लिए और साथ ही साथ इसके जो ब्रैकुला और क्लॉज है उसके लिए इसका हंटिंग करते हैं। जी, ब्रैकुला क्या होता है, तो एक बोन होता है जो एनिमल्स में पीनिस में होता है, और उससे उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है ब्रैकुला। ओके, और बाकी बात देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन था, आंसर था दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी। ये कहाँ पे है, तो ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में। आई होप ये बल्लारी ही होगा, मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक से किया होगा। कर्नाटका में है ये, और ये एक्सक्लूसिवली बनाई गई थी स्लॉथ बियर के लिए। और बाकी है जो हमारे दो ऑप्शन थे, दचिगम और मानस, उसके बारे में भी अब देख लेते हैं। दचिगम क्या है, तो दचिगम नेशनल पार्क ये श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। और इसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला, तो 1981 में। और मानस नेशनल पार्क जो है वो है, बहुत देख लिए सुनिए अच्छे से, ये नेशनल पार्क है। सेकेंडली, यूनेस्को ने इसको नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। साथ ही साथ ये वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए भी जाना जाता है, और ये कहाँ पे है, तो असम में है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सोवा रिग्पा ऑन साइंटिफिक लाइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया? तो आयुर्वेद के जो ये बात है, फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन, इसके लिए अपेक्स बॉडी कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन दिए गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नेक्स्ट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, सी इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा एंड हेल्थ, एंड डी जो है वो है नन ऑफ दी अबाउ। तो इसका आंसर जो है ना वो है बी, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। सो ये न्यूज़ थी, 16 क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस इन 6 नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वैलिडेटेड बाय CCRAS। ये PIB की न्यूज़ है। तो देख लेते हैं, ये आयुष मिनिस्ट्री ने ये सेट किया था, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। ये एपेक्स बॉडी है किसके लिए, तो फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सोवा रिग्पा ऑन साइंटिफिक लाइंस एंड रिसर्च इन इंडिया। तो इसने ये जो है CCRAS, इसने अब तक क्या किया है रिसेंटली, तो इन्होंने जो हमारे 3,500 जो लगभग 3,500 जो पेपर मनुस्क्रिप्ट थे, इनका डिजिटलाइजेशन किया है। ओके, CCRAS द्वारा। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसने ये क्या है, तो ये अपेक्स बॉडी है किसकी, फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा। इसके लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये अपेक्स बॉडी है। ये 1976 में स्टार्ट की गई थी जयपुर में, बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये जो है हमारा आंसर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये आयुष मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट की गई है। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन अ कंट्री उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट द रिवर्स डैश एंड डैश वेर लिविंग पर्सन्स। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा किन दोनों रिवर्स को लिविंग पर्सन का दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शंस है गंगा एंड यमुना, गंगा एंड जमुना, गंगा एंड गोदावरी, एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा।
तो इनमें से आंसर जो है वो है हमारा ए, दैट इज गंगा एंड यमुना जो रिवर्स है इनको लिविंग पर्सन्स का स्टेटस दिया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा। ये न्यूज़ थी इन जो न्यूज़ तो नहीं, ये डायरेक्टली बता देता हूँ। ये गंगा और यमुना रिवर को बता दिया है, और ऐसा ही पहले मूव जो है ना वो न्यूजीलैंड ने रिवर वांग नुई, कुछ प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हुआ होगा तो सॉरी, वांग नुई ऐसा न्यूजीलैंड की रिवर थी, इसको न्यूजीलैंड ने ऐसे लिविंग पर्सन का स्टेटस दिया गया था। और जी आपने अगर इस बार का 2016 का एसे का पेपर देखा होगा तो इसमें इनोवेशन पे एक ऐसे आया था। तो ऐसे अगर फैक्ट्स जो है आप इनोवेशन के इसमें लिख सकते हो कि हमारी रिवर्स को बचाने के लिए उनका, जी उन पे कुछ हार्म या कुछ डिस्ट्रॉय ना हो रिवर्स, इसके लिए ये नया एक इनोवेटिव स्टेप जो है वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लिया था, और इसको ही हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। हमने भी उत्तराखंड गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने इसको हमारे गंगा और यमुना रिवर्स के लिए भी अप्लाई किया है। तो ये इसमें क्या होता है, तो जो रिवर्स है इनको एक लीगल आइडेंटिटी दी जाएगी, और जैसे हमें पर्सन्स को राइट है वही सभी राइट्स इन रिवर्स को भी प्राप्त होंगे। और यहाँ पे अगर किसी कुछ भी मतलब इनके राइट्स का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, सो देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ट्रांजैक्शन लिमिट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो रिसेंटली बजट में जो ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगाया गया है तो उसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। In the official amendments to financial bill, the government has proposed that the limit of rupees 3 lakh for cash transaction beyond which it is illegal be reduced to 2 lakh। मतलब पहले ऐसे प्रपोज किया गया था कि 3 लाख रुपीज जो है वो बैन 3 लाख रुपीज तक कैश यूज अलाउ करना है, लेकिन अब उसको 2 लैक्स कर दिया है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ए सुब्रमण्यम कमिटी ऑन ब्लैक मनी हैज सजेस्टेड दैट नो ट्रांजैक्शंस अबाउट रुपीज 3 लाख शुड बी परमिटेड इन कैश। मतलब ये जो डिसीजन आया है बजट में, ये किन के रिकमेंडेशन पे आया है, तो ए सुब्रमण्यम कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट है। सो हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है, 1 2 एंड बोथ, सॉरी नन ऑफ द अबव। सो जो फर्स्ट है ना वो बात सही है कि ऐसा चेंज कर दिया है कि पहले 3 लाख रुपए का 3 लाख रुपए कैश में यूज करना अलाउ था, और आज ही की न्यूज है कि अब इसको भी कम कर दिया है, तो 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो कमिटी है ये ए सुब्रमण्यम कमेटी द्वारा नहीं, तो जस्टिस एम बी शाह कमेटी थी ब्लैक मनी पे, इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए रखना है। ओके, तो ये न्यूज थी कैश ट्रांजैक्शन लिमिट स्लैश टू रुपीज 2 लाख। जी बजट में आप जानते हो डिमोनेटाइजेशन के बाद हमें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम स्टेप अभी उठा रहे हैं। तो इसी की कड़ी में एक गवर्नमेंट का स्टेप है जिसमें अब 2 लाख रुपए हम कैश में यूज कर सकते हैं। अगर हमने 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ट्रांजैक्शन किया, कंसिडर कीजिए कि 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया, तो 2 लाख से ज्यादा मतलब 3 लाख जो है वो एक्स्ट्रा यूज किया हमने, तो हम पे 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगेंगी। तो ये तो बात बता दी कि जस्टिस एम बी शाह ने बताया था, और ये क्यों किया, तो उनके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई काम करती है तो उसमें कैश में उनको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलती थी, मतलब वो रिकवर करती थी। सो इन्होंने ऐसा सजेशन किया कि हम अगर कैश का ट्रांजैक्शन ही एक पर्टिकुलर उस पर लिमिट लगा दे तो ये जो कैश होल्डिंग है, मतलब ये बातें जो है वो कम हो सकती है। इस वजह से इन्होंने ये सजेशन दिया था कि तब, लेकिन उन्होंने सजेशन जो दिया था वो 3 लाख रुपए रखने को दिया था, और गवर्नमेंट ने उसको 2 लाख कर दिया है। सो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, अ पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट अ सेम टाइम। If a person so elected, his seat in parliament becomes vacant if he doesn't resign his seat in the state legislature within 14 days। अगर दोनों का मेंबर एट ए टाइम हो जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उनको 14 डेज में बताना होगा उन्हें कौन सी सीट चाहिए, नहीं तो उनकी पार्लियामेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड इज, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, he must intimate within 10 days in which house he desire to serve. In default of such intimation, his seat in Lok Sabha becomes vacant। मतलब अगर एट ए टाइम लोकसभा और राज्यसभा दोनों का भी वो मेंबर है तो उनको 10 दिनों में बताना है कि उनको कहाँ पे वो काम करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी लोकसभा की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। ऑलराइट,
सो हमें कौन से करेक्ट है ये बताना है, 1, 2, बोथ और नन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होने पर उनकी लोकसभा की नहीं, उनकी राज्यसभा की जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है। ऑलराइट, ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि होता क्या है ना, एग्जाम में ऐसे ही छोटी छोटी बातें होती है वो हम भूल जाते हैं और आंसर गलत कर बैठते हैं। तो ये तो बता दिया हमने इसका एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ, इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, मतलब राज्यसभा का मेंबर अगर लोकसभा में सिलेक्ट हो जाए या फिर लोकसभा का मेंबर राज्यसभा में सिलेक्ट हो जाए, मतलब वोटिंग के बाद, तो उनका फर्स्ट हाउस जो होगा वो सीट वो वैकेंट हो जाता है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। सो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। सो रिवर और उनके जो डिस्प्यूट के कौन कौन से रिवर के बीच में चल रहा है ये हमें बताया गया है। सो फर्स्ट इज कावेरी रिवर, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बी इज कृष्णा, तो कृष्णा रिवर पे कौन से स्टेट्स का डिस्प्यूट चल रहा है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। नर्मदा रिवर, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एंड लास्ट इज मंडोवी रिवर, तो यहाँ पे कौन सा है, तो गोवा एंड कर्नाटका। तो हमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। आप पॉज करके चाहो तो ऑप्शन देख सकते हो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, दैट इज हमने ये सभी जो है वो करेक्ट ही दिए हैं, आपको गवर्नमेंट की साइड से ही दिए हैं। सो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी रिवर डिस्प्यूट के बारे में, सो हमने ये क्वेश्चन ऐड किया। तो रिवर डिस्प्यूट पे सबसे पहले एक्ट बनाया गया था, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर किसी रिवर के पानी बंटवारे को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो गवर्नमेंट को 1 साल के भीतर सेक्शन 3 ऑफ इस एक्ट के अंदर एक आर्बिट्रे ट्रिब्यूनल सेटअप करना पड़ेगा। और इस ट्रिब्यूनल सेटअप करने से पहले गवर्नमेंट प्रयास करेगा कि बातचीत से एक अगर कुछ हल निकलता है तो वो ट्राई करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो गवर्नमेंट एक ट्रिब्यूनल गठित कर देगा। और ट्रिब्यूनल का डिसीजन भी स्टेट को मान्य नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को इस वाटर डिस्प्यूट पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है ये भी बात नहीं है। ऑलराइट, वो अगर उनको किसी पर्टिकुलर स्टेट को ट्रिब्यूनल का डिसीजन अगर एक्सेप्ट नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। सो अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। एंड इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया, ये पीआईबी की न्यूज़ थी, तो ऑप्शन देख लेते। टू एलिमिनेट मलेरिया जीरो इंडिजिनियस केसेस थ्रू आउट द एंटायर कंट्री बाय 2030। सो ये टारगेट रखा गया है कि एलिमिनेशन कब तक करना है, तो 2030 तक। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज लॉन्च, ये जो फ्रेमवर्क है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। सो कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो वन ओनली, बोथ, जी इसको सेकंड कंसीडर कीजिए, वन ओनली, टू ओनली, नन ऑफ द अबव एंड बोथ। सो जो इसका आंसर है वो गलती से हो गया, सॉरी। तो इसका आंसर जो है वो है, दोनों करेक्ट है इसके, बोथ आंसर जो है वो करेक्ट है। ये पीआईबी की छोटी सी न्यूज़ थी जिसपे हमने ये क्वेश्चन फॉर्म किया। तो ये टारगेट जो है ना, इसको अच्छे से देखिए। तो नेशनल इसका मेन टारगेट जो है वो 2030 तक का है, मलेरिया एलिमिनेट करना है पूरा, जीरो इंडिजिनियस केसेस 2030 तक। और साथ ही साथ मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेटस इन एरियाज वेयर मलेरिया ट्रांसमिशन हैज़ बीन इंटरप्टेड एंड प्रिवेंट री इंट्रोडक्शन ऑफ मलेरिया। मतलब इन्हें क्या करना है कि एक तो मलेरिया फ्री भी बनाना है पर्टिकुलर स्टेट को, और साथ ही साथ उसको मेंटेन भी करना है। और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम 26 स्टेट इंक्लूडिंग, ये कैटेगरीज दी बनाई गई है, इसमें 15 जो है वो लो कैटेगरी के हैं और 11 जो है वो मॉडरेट कैटेगरी के हैं। तो ये कब तक करना है, तो 2022 तक पहले ये करना है बात। फिर रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ मलेरिया टू लेस देन 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ये टारगेट है 1 केस पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। और ये कब तक अचीव करना है, 2024 तक। एंड लास्ट क्या है, prevent the re-establishment of local transmission of malaria in areas where it has been eliminated and maintain the national malaria free status by 2030 and beyond। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से आपने मलेरिया जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, तो वो वैसे ही रहना चाहिए, मतलब फिर से कोई केस नहीं आनी चाहिए न्यू से। सो और ये 2030 तक करना है और उसके बाद भी मलेरिया फ्री जो स्टेटस है वो मेंटेन रखना है, ऐसा ये ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे।
जी, और एक हमारा फ्रेंड ने हमें एक सुझाव दिया था कि थोड़ा वीडियो जो है वो छोटा बनाना है। सॉरी फ्रेंड, लेकिन क्या है ना कि हमें वीडियो के साथ साथ मतलब करंट अफेयर भी कवर करने हैं, क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू के साथ साथ। तो हम ट्राई करेंगे कि जितना वीडियो हो इतना छोटा हो सके। लेकिन क्या है कि 10 क्वेश्चन है तो वो भी एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़ जाता है, सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहो तो हम जो वीडियो है ना थोड़ा स्पीड मतलब 1.25 या 1.5 पे देख लीजिए, अगर आपको समझने में आसानी हो तो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग।